हमारे पास आगे बढ़ो लर्निंग कम्युनिटी का एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स है। ये उनकी केवीएस, एनबीएस, प्रिंसिपल, वीपी मतलब टियर 1 परीक्षा की तैयारी श्रृंखला का एक हिस्सा है। ये एक प्री टेस्ट का रिजल्ट है, एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। स्कोर है 300 में से 34.38। अब देखिए, पहली नज़र में ये स्कोर शायद थोड़ा कम लगे, लेकिन हमारा मकसद यहाँ किसी को जज करना नहीं है। आज हम इस परफॉर्मेंस को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि इससे कोई भी कैंडिडेट अपनी तैयारी के लिए क्या सबक ले सकता है। बिल्कुल। ये स्कोर एक तरह से एक आईने की तरह है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या गलत हुआ, बल्कि ये भी दिखाता है कि तैयारी की दिशा क्या होनी चाहिए। अगर हम आंकड़ों को देखें तो कहानी और साफ हो जाती है। कुल 100 सवाल थे, इनमें से 24 सही है, जो अच्छी बात है, लेकिन 38 सवाल गलत हैं और 38 सवाल अटेम्प्ट ही नहीं किए गए। अच्छा, 38 गलत और 38 छोड़े गए? हाँ, और यहाँ नेगेटिव मार्किंग जो कि -0.33 है, उसका भी रोल है। ये पैटर्न, जितने सवाल गलत उतने ही छोड़े गए। ये सिर्फ ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी की तरफ भी इशारा करता है। तो चलिए इसी पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उन सेक्शंस पर नजर डालते हैं जिन्हें किसी भी परीक्षा की नींव माना जाता है, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ कुछ ऐसी गलतियां हैं जो मतलब सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे सवाल नंबर 2, समूह से अलग चीज पहचाननी थी। विकल्प थे डॉग, कैट, काऊ और टेबल। उम्मीदवार ने काऊ चुना, जबकि सही जवाब तो टेबल था, बिल्कुल साफ। हाँ, टेबल था। ये तो बहुत ही बुनियादी सवाल है। ये बुनियादी तो है, लेकिन ये दिखाता है कि परीक्षा के दबाव में हमारा दिमाग कैसे काम करता है। कभी कभी हम ज्यादा सोच लेते हैं। हो सकता है उम्मीदवार ने काऊ को किसी और लॉजिक से अलग माना हो, लेकिन यहाँ सबसे सीधा लॉजिक था 3 जानवर और एक बेजान चीज। सही बात है। इसी तरह का एक और उदाहरण है सवाल नंबर 3 में। एक नंबर सीरीज थी 4, 8, 16, 32 और अगला नंबर पूछा गया था। हाँ, ये तो स्कूल के दिनों की याद दिलाता है। पैटर्न साफ है, हर नंबर दुगना हो रहा है, तो जवाब 64 होना था। लेकिन चुना गया जवाब 48 था। ये दिखाता है कि शायद मल्टीप्लिकेशन टेबल या मेंटल कैलकुलेशन में तेजी की कमी है। और यहीं पर एक बड़ा सबक छिपा है। ये सवाल आपकी एडवांस नॉलेज को नहीं, बल्कि आपकी बेसिक कॉग्निटिव स्किल्स को परखते हैं। अच्छा, क्या आप पैटर्न्स को तेजी से पहचान सकते हैं? क्या आपका लॉजिकल फ्रेमवर्क साफ है? इन क्षेत्रों में गलतियां एक लाल झंडे की तरह हैं जो कहती हैं कि ऊंची इमारत बनाने से पहले नींव को ठीक करने की जरूरत है। और ये शायद सिर्फ इस परीक्षा के लिए ही नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सच है ना? बिल्कुल। अक्सर उम्मीदवार मुश्किल सवालों के पीछे भागते हैं और ये जो आसान स्कोरिंग वाले सवाल होते हैं उन्हें या तो जल्दबाजी में गलत कर देते हैं या ओवरथिंक कर लेते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही पैटर्न हमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी दिखता है। सवाल नंबर 22 सिंपल इंटरेस्ट पर था। 2000 रुपए पर 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज। सीधा साधा फॉर्मूला बेस्ड सवाल। हाँ, जवाब 200 रुपए था, पर चुना गया 150 रुपए। इसी तरह सवाल 28 प्रॉफिट परसेंटेज का। 100 रुपए की चीज 120 में बिकी तो 20% का लाभ हुआ। लेकिन जवाब 25% चुना गया। जी। यहां तक कि 12 और 18 का एलसीएम निकालने जैसे सवाल में भी गलती हुई। इसका मतलब है कि समस्या सिर्फ 1-2 टॉपिक्स की नहीं, बल्कि कोर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की है। एग्जैक्टली। सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेजेस, एलसीएम, ये तो एरिथमेटिक की एबीसी हैं। इनके बिना तो मुश्किल सवाल हल करना नामुमकिन है। और प्रिंसिपल या वीबी के पद के लिए इन स्किल्स की जरूरत सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। स्कूल का बजट समझना, डेटा का विश्लेषण करना, रिसोर्स एलोकेशन, इन सब में एक बुनियादी न्यूमेरिकल लिटरेसी की जरूरत होती है। तो ये सेक्शन सिर्फ आपकी मैथ्स नहीं, बल्कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का भी टेस्ट है। तो ठीक है, तार्किक और गणितीय क्षमता में तो बुनियादी पकड़ की कमी साफ दिख रही है, लेकिन क्या यही कहानी कंप्यूटर नॉलेज जैसे तथ्यात्मक विषय में भी दोहराई जाती है, या वहां मामला कुछ और है? क्योंकि वहां तो या तो आपको फैक्ट पता है या नहीं पता। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कंप्यूटर नॉलेज सेक्शन की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ हमें एक मिला जुला प्रदर्शन दिखता है, जो इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। हाँ, मैंने भी देखा। कुछ जवाब बिल्कुल सही हैं। जैसे उम्मीदवार को ये पता था कि कंप्यूटर के अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू में होते हैं। सवाल नंबर 42 था ये। है। ऐसा नहीं है कि ये सेक्शन पूरी तरह से ब्लैंक है, हम्म। लेकिन यहीं पर कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हमें एक दूसरे पैटर्न की तरफ ले जाती हैं, और वो है प्रिसिजन,
यानी सटीकता की कमी। अच्छा, इसका कोई उदाहरण? जरूर। सवाल नंबर 45 देखिए। MS वर्ड में फाइंड कमांड का शॉर्टकट की क्या है? हम में से ज्यादातर लोग जो रोज कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पता है कि ये Ctrl+F है। ये हमारी मसल मेमोरी में होता है। हाँ। पर उम्मीदवार ने Ctrl+L चुना। एक और क्लासिक उदाहरण है सवाल नंबर 50, HTTP का फुल फॉर्म। अच्छा, हाँ, मैंने भी देखा था। सही जवाब है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चुना गया जवाब था हाइपर टर्मिनल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब बहुत करीब थे पर सही नहीं। टेक्स्ट की जगह टर्मिनल। एक शब्द की गलती। और पूरा नंबर चला गया, साथ में नेगेटिव मार्किंग का जुर्माना अलग। और ये Ctrl+F वाली गलती तो वाकई दिलचस्प। है ना? हम दिन में शायद 10 बार इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब परीक्षा का दबाव होता है तो वही उंगलियां Ctrl+L दबा देती हैं। ये दिखाता है कि नोइंग और रिकॉलिंग अंडर प्रेशर में कितना बड़ा अंतर है। सही बात है। ये सेक्शन हमें बताता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगभग सही या आसपास जैसा कुछ नहीं होता। आपको एग्जैक्ट टर्म, एग्जैक्ट फुल फॉर्म और एग्जैक्ट शॉर्टकट पता होना चाहिए। रोजमर्रा के कंप्यूटर इस्तेमाल और परीक्षा केंद्रित ज्ञान में यही फर्क है। लेकिन अब जो पैटर्न दिखता है वो सिर्फ गलतियों का नहीं बल्कि एक बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक गैप का है। मैं देख रही हूँ कि सवाल नंबर 63 के बाद तो लगभग सब कुछ खाली पड़ा है। ये क्या मामला है? हाँ, और यहीं पर यह विश्लेषण सबसे ज्यादा गंभीर हो जाता है। सवाल नंबर 63 जो लैंग्वेज नृत्य के बारे में था, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी, इन सब के लगभग सभी सवाल नॉट अटेम्प्टेड हैं। पूरे 38 सवाल छोड़ दिए गए, वो भी एक साथ? हाँ, एक क्रम में। ये सिर्फ समय की कमी का मामला नहीं हो सकता। मतलब ये एक सोचा समझा फैसला हो सकता है कि इन सेक्शंस को छोड़ना है। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। ऐसा लगता है कि उम्मीदवार ने शायद ये रणनीति अपनाई हो कि कुछ विषयों को तैयारी से ही बाहर कर दिया जाए और बाकी पर फोकस किया जाए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस स्तर की परीक्षा के लिए ये रणनीति विनाशकारी है। विनाशकारी एक बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन एक तर्क ये भी हो सकता है कि अपनी ताकत पर खेलकर, मतलब जिन सेक्शंस में अच्छे हैं उन्हें और मजबूत करके कट ऑफ पार नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है और कई परीक्षाओं में ये काम भी करता है, लेकिन प्रिंसिपल की परीक्षा में नहीं। क्यों? इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, परीक्षा का गणित। ज्यादातर ऐसी परीक्षाओं में एक ओवरऑल कट ऑफ के साथ साथ सेक्शनल कट ऑफ भी हो सकता है। अच्छा, मतलब आपको हर सेक्शन में एक न्यूनतम स्कोर लाना ही होगा। आप भले ही एक सेक्शन में 100% स्कोर कर लें, लेकिन अगर दूसरे में 0 है तो आप वैसे ही दौड़ से बाहर हैं। तो ये सिर्फ कुल स्कोर बढ़ाने की बात नहीं, बल्कि हर सेक्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की भी बात है। बिल्कुल। और दूसरा कारण जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो पद की प्रकृति से जुड़ा है। सोचिए, जिन सवालों को छोड़ा गया वे क्या थे? सवाल नंबर 70 भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स पर था। सवाल 71 भारत के फाइनेंशियल ईयर के बारे में था। एक स्कूल के लीडर को क्या अपने देश के संविधान और वित्तीय प्रणाली की बुनियादी समझ नहीं होनी चाहिए? बात तो सही है। और लैंग्वेज सेक्शंस का क्या? उन्हें क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? देखिए, सवाल 82 इंग्लिश ग्रामर में एरर डिटेक्शन पर था और सवाल 99 हिंदी व्याकरण में कारक पर। एक प्रिंसिपल को हर दिन सर्कुलर लिखने होते हैं, अभिभावकों से संवाद करना होता है, सरकारी अधिकारियों को पत्र लिखने होते हैं। हाँ, अगर उनकी भाषा पर ही पकड़ कमजोर होगी तो उनका कम्युनिकेशन कितना प्रभावी होगा। इसलिए ये सेक्शन सिर्फ नंबरों के लिए नहीं है, ये आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का सीधा प्रमाण है। इन्हें छोड़ना मतलब ये स्वीकार करना है कि आप पद की कुछ बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं करते। तो ये स्कोर सिर्फ कम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक गलती की ओर इशारा कर रहा है। ये नॉलेज गैप से ज्यादा एक अप्रोच गैप है। आपने इसे बहुत अच्छे से सारांशित किया है। अप्रोच गैप। इस परीक्षा में किसी भी सेक्शन को छोड़ा नहीं जा सकता। एक संतुलित तैयारी ही सफलता की कुंजी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर कोई उम्मीदवार इस विश्लेषण को सुन रहा है तो उसके लिए मुख्य टेकअवेज क्या होने चाहिए? मुझे लगता है सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक है फाउंडेशन फर्स्ट। हाँ, बिल्कुल। रीजनिंग और मैथ्स में एडवांस्ड प्रॉब्लम्स पर कूदने से पहले अपनी बुनियादी बातों पर पकड़ मजबूत करें। टेबल्स, स्क्वायर्स, बेसिक फॉर्मूले, इन्हें इतना पक्का कर लें कि नींद में भी गलती ना हो। इससे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेंगी। बिल्कुल। दूसरा सबक जो मेरी समझ में आया वो है प्रिसिजन इज की। खासकर कंप्यूटर नॉलेज जैसे विषयों में आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक है। वो आपको नेगेटिव मार्किंग के जाल में फंसा सकता है। सही बात है।
जो भी पढ़ें सटीक पढ़ें। फुल फॉर्म्स, शॉर्टकट्स, टेक्निकल टर्म्स, इनमें कोई गुंजाइश नहीं है। तीसरा और शायद सबसे बड़ा सबक है, नो स्किपिंग सेक्शंस। जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेजेस वैकल्पिक विषय नहीं है, यह आपकी समग्र पर्सनालिटी का हिस्सा है और स्कोरिंग एरिया भी हो सकते हैं। उन्हें बराबर महत्व देना ही होगा। जी, एक संतुलित रणनीति बनाएं जिसमें हर विषय के लिए समय हो। और चौथा पॉइंट जो इन सबको एक साथ जोड़ता है वो है एक स्मार्ट टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी। बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग से डरकर सवाल छोड़ना एक समाधान नहीं है। नहीं, आपको ये सीखना होगा कि कौन से सवालों पर कैलकुलेटेड रिस्क लिया जा सकता है और किन्हें छोड़ना ही बेहतर है। और ये सब तभी हो पाएगा जब टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो, ताकि आप पूरा पेपर देख सकें और हर सेक्शन को उसका ड्यू टाइम दे सकें। बिल्कुल। मॉक टेस्ट का असली मकसद यही होता है, सिर्फ ज्ञान को परखना नहीं, बल्कि अपनी रणनीति को टेस्ट और रिफाइन करना। ये जानना कि दबाव में आप कैसी गलतियां करते हैं और फिर उन पर काम करना। एग्जैक्टली। ये विश्लेषण वाकई सिर्फ एक स्कोर कार्ड नहीं, बल्कि एक रोड मैप की तरह है। ये दिखाता है कि कहाँ गड्ढे हैं और कहाँ स्पीड बढ़ाई जा सकती है। और अंत में ये विश्लेषण हर उम्मीदवार के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल रखता है। क्या आपकी तैयारी की योजना सिर्फ विषयों को पढ़ने और सिलेबस खत्म करने तक सीमित है, या ये उस व्यापक मानसिकता और रणनीतिक दृष्टिकोण को बनाने के बारे में है जिसकी प्रिंसिपल के पद पर जरूरत होती है? असली परीक्षा तो एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से बहुत पहले शुरू हो जाती है, आपकी तैयारी की मेज पर, आपकी रणनीति में और आपके हर प्रैक्टिस टेस्ट में।